चलो, द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई ऑफ द इक्वेशन इतना इज। ठीक है, तो देखो एक तरीका है जो यहाँ पे है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कईयों को जब तुम लोग ये सबसे पहली बार देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके दो रूट्स होंगे और कॉटेक्स का वैल्यू होगा -8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3 2 6। तो कॉटेक्स का जो वैल्यू होगा वो -4 प्लस माइनस √20 है, तो √7 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब कॉटेक्स का वैल्यू, तुम्हें दो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। एक कॉटेक्स मिल रहा है -4 माइनस √7/3, और एक कॉटेक्स मिल रहा है -4 प्लस √7/3। ध्यान से देखो ये दोनों वैल्यू ही नेगेटिव है। ये दोनों वैल्यू, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस पूछ रहा है। अगर दोनों वैल्यू ही नेगेटिव है तो ये चाहे जो भी वैल्यू ले, मतलब जिस भी एंगल के लिए हो, ये एंगल जो होगा स्टैंडर्ड तो नहीं है, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ये भी जो एंगल होगा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सपोज कॉटेक्स कोई एक वैल्यू है, जैसे -4 -7√3 तो मैग्नीट्यूड के टर्म में एक ऐसा वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा ना, इसका मॉड ले रहा हूं इसमें तो माइनस को प्लस कर दे रहा हूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। सपोज वो कॉट अल्फा है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट अल्फा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता था? पाई माइनस अल्फा। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के टर्म में तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, और ये इसका क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं मान के चलता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू अल्फा वाला था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा क्या? कॉट पाई माइनस अल्फा। नहीं क्या? तो इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सेकंड में? पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली ये किसी ना किसी के लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा ना, ये -b प्लस √7/4, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। मेरा कहना है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कॉट बीटा है जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता है, तो √7 -4/3। तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस बीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस बीटा। तो इसलिए अगर मैं सबको अब सम करूं तो मुझे वैल्यू कितना मिला? ये यही वैल्यूज हो गए ना मेरे पास। तो अगर पाई 2 पाई 2 पाई 2 4 5 6, तो सम जो करूंगा तो वो 6 पाई -2 टाइम्स ऑफ क्या? अल्फा प्लस बीटा। मतलब आंसर तो न्यूमेरिकल टाइप में है, आंसर 5 पाई है, इसका मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा हटाना होगा। तो वो सर कैसे हटे? तो वो हटने के लिए तुम ये मान के चलो ना, मतलब इसका जो रूट है वो, अगर ये देखो कॉट, जब तुम पाई माइनस अल्फा कर रहे हो तो वो माइनस कॉट अल्फा हो रहा है। तो इसका दो रूट है, एक माइनस कॉट अल्फा और एक माइनस कॉट बीटा। तो क्या यहाँ पे वाइटर्स थ्योरम लगा के हम लोग ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? हाँ, नहीं क्या? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे पास +3, 3 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉट अल्फा इज इक्वल टू, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन बीटा। और इसे तो मुझे चेंज करना होगा कॉट के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? पाई/2 माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? पाई/2। और ये अल्फा प्लस बीटा पाई/2 है, तो अगर मैं वो सम में डाल दूं तो 6 पाई -2 टाइम्स ऑफ क्या? पाई/2 इज इक्वल टू 5 पाई। ठीक है, तो देखो एक सम को तुम दो अलग अलग तरीके से करो मगर आंसर सेम मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो तुम लोगों में से कुछ और क्या देख सकते हो, इन लोगों ने कॉस साइन में चेंज किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मेरा कहना है कि हम कॉस साइन में नहीं चेंज करके हमें यहाँ पे क्या कुछ अच्छा दिख रहा है, ध्यान से देखो ये वाले सम में दिख रहा है ना, क्योंकि 3 कॉमन अगर मैं ले लेता हूं, मतलब 3 cos² x +3 + 8 cot x का वैल्यू 0 है।
तो इसका अंदर 3 कॉमन लेता हूं तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 3 का वैल्यू 0 है। cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस cos एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस cos एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये तो 8 cot एक्स है, तो प्लस 8 cot एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो cos साइन में चेंज कर लेना, मैं अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उससे तुम्हें साइन ट्वाइस एक्स कितना मिल जाएगा, -3 पाई/4। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो अगर तुम्हें साइन ट्वाइस एक्स का वैल्यू, साइन ट्वाइस एक्स का वैल्यू -3/4 मिला, तो एक्स का तो अब डोमेन नहीं चाहिए होगा, साइन ट्वाइस एक्स है तो एक्स 0 से 2 पाई तक है, तो ट्वाइस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 4 पाई। और साइन ट्वाइस एक्स अगर -3 पाई/4 है, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फिर सेम लॉजिक से सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा के लिए होता है, तो ट्वाइस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा दिखेगा, 0 से 2 पाई, अरे 0, तो मगर एक्स का वैल्यू, तो मैं अभी पहले इस वाले में पूछ रहा हूँ, तो अगर तुम इस टाइप से जाओगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू में एक पाई प्लस अल्फा दिखेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या दिखेगा, 2 पाई - अल्फा। और एक बार घूम के आओगे ना, तब तब ये 3 पाई प्लस अल्फा, और ये 4 पाई - अल्फा। तो ये तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू है ना, तो एक्स, तो अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, so ये तो सब ट्वाइस एक्स का वैल्यू है। तो सम 2 2 4 2 2 2 4 5 6 7 8, 8x इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 पाई। वैल्यूज तो मुझे ये मिल रहा है, तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्वाइस एक्स क्या मिल रहा है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्वाइस एक्स क्या मिला, ट्वाइस एक्स है, एक्स नहीं है, तो ये हो गया 3 + 4, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पाई। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये 5 पाई हो गया, तो यहाँ से भी निकल गया, या तो तुम एक्स का वैल्यू निकाल लेना π/2 तो उसे ऐड करके देख लेना, ठीक है, तो तुम्हें जो पसंद है, ठीक है, नेक्स्ट सब में चलते हैं। चलो, तो मैं ये टाइमर लिख रहा हूँ ताकि उससे मुझे फायदा होगा, हाँ, नीचे वो देने में, क्या बोलते हैं, तो बुक मार्क डायरेक्टली तुम उस क्वेश्चन में जाओगे। ये तो मैं करूंगा नहीं, द पैराबोला दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट क्या, तो दो कर्व, अरे ये पैराबोला हो इलिप्स हाइपरबोला है, दो कर्व एग्जैक्टली अगर एक पॉइंट में कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब ये ऐसा होना पड़ेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तब 2 पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स कि ये टेंजेंट होना पड़ेगा, नहीं क्या, ऐसा कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि एक अपवर्ड पैराबोला होगा 3 और एक क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, तो हैंस, तो इसमें क्या होगा, दोनों का ऐसा देखते दिमाग में आएगा, इसका थ्योरी था, सॉल्व करोगे और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या कर दो, 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक मिल रहा है। ये सम करते हैं, तो ये सम क्या कह रहा है, लेट पी ऑफ एक्स एक दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स एक वैल्यू दिया हुआ है, और पी ऑफ वन का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ क्या, क्यू ऑफ एक्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। ये सब सम तुम्हें करना होगा घर में, देखो स्टार्टिंग करने में तुम्हें हो सकता है 10 मिनट से ज्यादा ऐसे सम में लग जाए, 15 मिनट लग जाए, मगर खुद ट्राई करोगे तो बेटर है। मतलब इसका मेन एल्गोरिथम है जो अंग्रेज, देखो ये तो क्लियर है कि रूट्स दिया हुआ है तो हमें विटर्स थ्योरम लगाना होगा, मगर रिलेशन क्या दिया हुआ है इसे पकड़ो, कि पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हमें पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x³ + ax² + bx + c, क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x³ + bx² + cx + a, तो एक 1 एक अल्फा एक बीटा, ये रूट 1 तो होगा ही क्योंकि पी ऑफ 1 0 दिया हुआ है, तो इसके भी रूट्स क्या होंगे, तो इसके स्क्वायर्स है ना रूट्स, तो एक 1 हो गया, एक अल्फा स्क्वायर हो गया,
और एक बीटा स्क्वायर हो गया। तो अब ये देख के तो पता चल रहा है कि 1 + अल्फा + बीटा का वैल्यू माइनस से होगा। 1 + 1 × अल्फा, अल्फा 1 × ये S1 का वैल्यू, S2 का वैल्यू 1 × अल्फा 1 × बीटा, बीटा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू B, और S3 का वैल्यू 1 × अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या, -C। यहाँ पे S1 का वैल्यू 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर -B। S2 का वैल्यू 1 × अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 × बीटा स्क्वायर C। और S3 का वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -A। तो एक तो यहीं पे रिलेशन आ रहा है क्या, ये देख के लग नहीं रहा है क्या, एक अल्फा यहाँ पे तुम्हें अल्फा बीटा मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं इसका नंबर 1 देता हूँ और इसका नंबर 2 देता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 अल्फा बीटा -C, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये है, तो -A क्या, अल्फा बीटा स्क्वायर, तो C स्क्वायर। इसे नंबर 3 दो। तो एक रिलेशन यहाँ से है। वैसे ही अब क्योंकि तुम्हें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे अब एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू -A है, या अल्फा बीटा ये C वाला ही अगर मैं इस वाले में डाल दूंगा, तो C² = C। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = C - C², ये नंबर 3, ये नंबर 4। मगर इस वाले में फिर से, अब ये वाले में देखो, अब इस वाले इक्वेशन में क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है जिसका वैल्यू मुझे मिल गया है, तो मुझे यहाँ से और एक रिलेशन मिल जाएगा कि 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = -B। तो 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर के बदले डालूंगा तो C - C² = -B। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, सब C के टर्म में आ गया। जैसे इस वाले से आया, A का वैल्यू कितना, -C², B का वैल्यू क्या आ गया, 1 + C - C²। तो मैंने किस किस को यूज किया, मैंने इसको यूज किया, मैंने इसको यूज किया, मैंने इसको यूज कर लिया, तीनों को यूज कर लिया। अब साथ में दिया हुआ है P(1) = 0, मगर मेरे ख्याल में तुम डाल के देखना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कंडीशंस तुमने यूज कर लिया है कि 1 इसका रूट है। हाँ, तो P(1) = 0 को यूज करके तुम्हें कुछ एडिशनल नहीं मिलेगा। मैंने इसको यूज किया है, अभी तक मैंने किस किस को यूज नहीं किया, इसको यूज नहीं किया, तो अब इसे यूज करो। तो इसे यूज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो यहां से एक्चुअली में यूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अल्फा बीटा से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं क्या, या तुम बना सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे अल्फा प्लस बीटा, जैसे अब मैं इस वाले से पूछूं तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा = क्या, B माइनस कितना, अल्फा बीटा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लेता हूँ = B माइनस अल्फा बीटा के बदले तो मुझे मालूम है कितना वैल्यू था, -C, तो B + C, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा क्या, B + C का क्या, होल स्क्वायर। मगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, C माइनस क्या, C² +2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या लिखा है। और यहां से मगर फिर एक पंगा है, तुम्हें सेम ही चीज मिलने वाला है, देखना ट्वाइस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या मिलने वाला है, देखो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ -C = B² + C² +2 टाइम्स ऑफ BC। तो नहीं, सेम नहीं मिलेगा, चलो बच गया, -C² माइनस, वरना माइनस, और एक बार मुझे सॉल्व करना था, C = B² के बदले क्या लिख सकता हूँ, B² के बदले यहां से आ जाएगा क्या, 1 + C माइनस क्या, C² का क्या,
होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी, और बी के बदले क्या लिख सकता हूँ, या एक काम करता हूँ ना, ये थोड़ा बेवकूफो जैसा काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ यहाँ पे एक चीज देखो, क्या ये क्या दिख रहा है, बी प्लस सी, क्या तुम्हें इसमें बी प्लस सी मिल रहा है, हाँ ना। बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, अगर मैं इस साइड लेके चले जाऊं तो सी स्क्वायर माइनस वन, अब ये वाला वैल्यू उसमें डाल देता हूँ, हाँ अब आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी टू दी पावर फोर माइनस टी सी स्क्वायर प्लस वन। मगर अब तुम क्या यूज करोगे, अब आगे ट्राई करके देखना, एबीसी क्या है, इंटीजर है, तो एबीसी अगर इंटीजर है ना, तो बाय इंस्पेक्शन जब निकालोगे कुछ कॉमन निकलेगा रे, ठीक है, सी टू दी पावर फोर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस वन इक्वल टू क्या, जीरो, तो ध्यान से देखो सी प्लस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सी क्यूब, सी स्क्वायर कॉमन लिया था सी माइनस सी स्क्वायर, तो साथ में आ जाएगा सी माइनस वन प्लस वन इक्वल जीरो, तो या तो सी का वैल्यू माइनस वन, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा, सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर इंटू क्या, सी माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। और तुम ध्यान से एक चीज देखो ना, सी एक इंटीजर है, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस वन हो रहा है तो सी का वैल्यू टू थ्री फोर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वन या माइनस वन नहीं होगा, डाल के देखो, वन डालोगे तो क्या हुआ, वन इंटू वन माइनस वन, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माइनस वन डालोगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि एबीसी इंटीजर है, तो हेंस सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन, एक बार सी निकल गया तो ए निकल गया, बी निकल गया, ये सब उसको तुम्हें फिर एक बार खुद ट्राई करके देखना होगा। तो समझ में आया क्या है कि वीटर्स थ्योरम लगाना है, चीजें करना है, तुम्हारे हाथ में आंसर आएगा, ठीक है। 100, ये जेई एडवांस टाइप का सम है, मगर तुम्हें जेई मेंस में भी ऐसे सम्स दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है, आगे चलता हूँ। अब ये वाला, हाँ तो देखो हम लोगों ने उस दिन क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स करवाया था, और मैंने कॉम्प्लेक्स में तुम लोगों को एक चीज लिखवाया था लास्ट क्लास में, कि आई लाइक द फॉर्म एक्स टू पावर एन प्लस एक्स टू पावर माइनस एन, ये फॉर्म जो है ना, मैथ्स में बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है ये, ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीजें को ना तुम्हें एकदम, अरे ये फॉर्म, अरे बड़ा सुंदर फॉर्म है, फंक्शंस में भी जरूरत पड़ेगा तुम्हें, कॉम्प्लेक्स में जरूरत पड़ता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तब जरूरत पड़ेगा। तो क्या ये पैटर्न तुम यहां बना पा रहे हो, जरा ध्यान से देखो, ऊपर एक्स ट्री पर फोर है, क्या एकदम मिडिल पॉइंट नहीं है एक्स ट्री पर एट, एक्सट्रीम केस का, तो अगर मैं इस वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं बाय एक्स ट्री पर फोर, अब ये यही चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना है, ये वही बंदा ये सम कर पाएगा जो ये चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा है, कि एक्स ट्री पर फोर प्लस ये 16 के लिए क्या हो जाएगा फिर से, तो 16 बाय एक्स ट्री पावर फोर हो जाएगा, इस 16 के लिए नहीं क्या, फिर टू एक्स ट्री पावर सिक्स एट एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा ये, तो जब डिवाइड करोगे तो टू कॉमन ले लेता हूँ, एक्स ट्री पावर सिक्स से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर, और एक माइनस फोर, आया समझ में ना, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में को एक्स ट्री पावर फोर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या तुम इसमें और इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कि ये जो है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए y का वैल्यू क्या लिख सकता हूं तब, एक्स स्क्वायर प्लस क्या फोर बाय एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स टी पावर फोर इंटू कितना 16 बाय एक्स टी पावर फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर, साथ में क्या माइनस फोर, तो सर क्या फायदा हुआ, क्यों, y इज इक्वल टू, रिपीटेशन मीन सब्स्टिट्यूशन, तो क्या चीजें रिपीट कर रहा है, फोर बाय एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर माइनस प्लस टू टाइम्स ऑफ, अब मैं इस वाले को पहले लिख लेता हूं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर और क्या माइनस सिक्स, और तब एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं टी अगर ले लेता हूं, क्या फायदा होगा, वाई का वैल्यू वन बाय कैसा दिख रहा है, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस सिक्स, मगर क्या ये पॉजिटिव नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेंज क्या मैं डायरेक्टली एम जीएम से नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था जीएम, अपना फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ओवर ए बी, अगर ए और बी पॉजिटिव है तो उस लॉजिक से एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय फोर बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 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 जा फोर, तो टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया फोर, तो y का वैल्यू क्या मिला, और इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही ना टी, क्योंकि अरे यार एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है,
तो टी हर समय किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। अब इसका रेंज निकालने के लिए अब दोबारा देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, वही यही चीजों को तो पकड़ना है। टी+1 का होल स्क्वायर कितना, -5। और अब खेला शुरू करो, यहाँ से यहाँ पे आना है। तो इसका मतलब है टी मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 4 से इंफिनिटी तक। तो टी+1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 5 से इंफिनिटी तक। तो टी+1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 25 से इंफिनिटी तक। तो टी+1 का होल स्क्वायर -5 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 20 से इंफिनिटी तक। तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो 1/इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू नहीं आएगा रे, ठीक है, मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरी इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू कितना, 1/20। तो कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, 0 से लेके 1/20। देखें तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कहीं पे, देखो तो एक बार। टी+1 का होल स्क्वायर, हाँ, -7 होगा ये, कैलकुलेशन मिस्टेक। और क्या हुआ, 7। आंसर कितना होना चाहिए था, 0 से लेके 1/12। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, वो खास बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं पे। तो x+4/x का होल स्क्वायर, मैंने ये और ये कैंसिल होता है, ये मैंने 6 केवल 2 देखा, मगर ये 16, और ये 16 नहीं होगा, ये 4/x²। मैं कर क्या रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था ना। 4/x², 4 2 8, 8, तो -8 + 4, तो -12, -12, तो ये -12। कुछ कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, एक बार करके देखेंगे दोबारा। ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट उस वीडियो में जा सकते हो, मैं कर देता हूँ, मगर नीचे ऑलरेडी करेक्शन है, खुद ट्राई करके देख सकते हो एक बार, ठीक है, तब भी मैं एक बार करके देखूंगा, हाँ। तो चलो दोबारा शुरू करते हैं, हाँ। तो y = क्या मिला, मेरा क्या कहना था, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये इसका स्क्वायर है, तो इसलिए इसे लिख सकता हूँ x² + 4/x² का क्या, होल स्क्वायर, -2 × x² × 4/x² +2 x² + 4/x² -4। तो इसलिए ये जो नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये हो जाएगा t² प्लस ये वाला जो पोर्शन है, ये हो जाएगा ट्वाइस टी, ये और ये कैंसिल करो, -12। तो y जो हो गया वो मेरे पास हो गया t+1 का होल स्क्वायर -13। और अब ऑलरेडी हमने देखा था, क्योंकि t हमारे पास क्या था, टी हमारे पास था x² + 4/x², रिपीटेशन, मगर यहाँ पे AMGM लग सकता था, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × √ओवर ऑफ x² / 4x²। तो t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इससे मुझे मिल गया t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ तक मालूम है, t जो है वो 4 से इंफिनिटी तक है, तो t+1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 5 से इंफिनिटी तक। तो t+1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 25 से इंफिनिटी तक। तो t+1 का होल स्क्वायर -13 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 12 से इंफिनिटी तक। तो रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, होल स्क्वायर -13, 0 से शुरू होगा और कहाँ तक, 1/12 तक। तो हेंस y का जो रेंज है वो 0 से लेके 1/12 तक है। देखना है तो देख लो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या है ना, कि तुम इस टाइप के सम्स को भी ट्राई करोगे, और ये देखो क्या है कि मैं वीडियोस अपलोड करूंगा प्रॉब्लम सेट्स के नाम से, ठीक है, तो पी सेट्स के नाम से, तो उसमें मैं ऐसे सम्स दूंगा जहां पे तुम फंस सकते हो। तो वीडियोस देखो, ठीक है, क्योंकि देखो वीक में क्लासेस 2 मैं देता हूँ, एक क्लास अगर मैं इस टाइप से दे दूंगा तो वीक में 3 क्लास हो जाएगा। देखो अगर मैं वीक में 3 क्लास इंस्टीट्यूट में बुलाता तब तो आते ही, हाँ। और मेरा कहना है कि ये थोड़ा सा, मतलब तुम्हारे पास ये ऑनलाइन है, तुम्हारे पास पूरा टाइम है, जरूरी नहीं तुम अभी देखो, हाँ, लेटर ऑन भी देख सकते हो, मगर ट्राई करो देखने का, हाँ। शुरू करो। इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस ए एन, लेट A1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 3 टाइम्स ऑफ 8 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 8 13। तो ये मैं पूरा नहीं करूंगा, ये तो यहीं पे समझा दूंगा। तो इस ये तो AP है, तो इससे मेरे पास एक कंडीशन आ गया, क्या, ट्वाइस A1 + 39D इक्वल टू 0। तो Sn का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो Sn n/2। तो अब इसमें क्या है कि इसमें 2 पैरामीटर है, A1 और D, मगर A1 D के बीच में तो तुम्हें रिलेशन मालूम है, क्योंकि वो तो दिया हुआ है थ्राइस A1 यहाँ से। तो ये रिलेशन अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, तुम बाहर निकालोगे तो D² × n² -4 है। तो अब बात ये हो रहा है तुम्हारे पास कि
तुम्हें एन का वो वैल्यू चाहिए थी, एस एन मैक्सिमम है। तो तुम ये देख सकते हो, तुम बोल सकते हो कि सर ये तो एक एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एन का जितना बड़ा वैल्यू लोगे ये रेक्टेंगल का वैल्यू बढ़ते जाएगा। नहीं बढ़ेगा, क्यों? अब वही देखना है। कु- कुछ एक रीजन से ये इंफॉर्मेशन दिया है, ए वन पॉजिटिव है और सम नेगेटिव जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ए वन पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब अगर ए वन का साइन तुम्हारा पॉजिटिव है, तो श्योरली डी का साइन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो डी नेगेटिव होने के कारण मतलब ये नेगेटिव हो गया। और ये अगर नेगेटिव हो गया तो ध्यान से देखो, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। और डाउनवर्ड पैराबोला का मिनिमम वैल्यू मुझे मालूम, मैक्सिमम वैल्यू मुझे मालूम है, क्या था? माइनस डी बाय क्या 4 है, नहीं क्या? डाउनवर्ड पैराबोला में वो मैक्सिमम वैल्यू जो होता था वो क्या होता था? माइनस डी बाय 4 है। तो तुम वो भी लगा सकते हो या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो जैसे, तभी आ जाएगा, क्योंकि एन इक्वल टू 20 के लिए ये जीरो होता है। एन स्क्वायर माइनस 40 देख के तो परफेक्ट स्क्वायर दिमाग में आता ही है ना, एन माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, या जो भी -400 करके। ठीक है, तो अगर हर सम को सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ सम को यहीं पे समझाऊंगा, वरना वो थोड़ा बोरिंग टाइप भी हो जाता है। हाँ, अब ये वाले में देखो, अब इसमें तुम्हें ये देखना था, देखो अब क्या है, ये ए क्यूब है, ये बाप रे सर कैसे ब्रेक करेंगे? मगर एक यही तो ना भाई, तुम पकड़ोगे चीजों को, ये बेस 2 है, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 24, तो वही पकड़ना था तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व क्या करना था? 3 × 2 6, 6 × 12, 12 × 2 24। तो इसका मतलब है मैं इसे log 2 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब या 2 + 1 का होल क्यूब के टर्म में डाल सकता हूँ, माइनस log 2 टाइम्स ऑफ 6 को फिर क्या लिख सकते हो? 6 को तुम लिख सकते हो, मैंने 3 + कितना, ठीक है, तो log 3 + log 12 क्यूब प्लस log 1/6 टाइम्स, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो भाई ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास क्या था? 1/6। ये क्या लिख सकते हो? log 2 3 का, ये तो हो सकता है तुम लोग ने क्या हो, नहीं क्या, log 2 3 प्लस log 2 2 1 हो जाएगा, नहीं क्या, माइनस ये क्या हो जाएगा? log 2 3 प्लस कितना, 2 का होल क्यूब प्लस log 2 3 + 4 का क्या होल क्यूब, नहीं क्या। अब क्योंकि रिपीटेशन मीन सब्स्टिट्यूशन, तो क्या कर सकता हूँ, log 2 3 को ए ले सकता हूँ, तो अल्टीमेटली फिर ब्रेक करके देखेंगे, इसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तुम लोग से हो जाएगा। वही बस यही पकड़ना था कि 3 ये तुम आराम से सब 3 के टर्म में लिख सकते हो, वो तो हम लोग ने ऐसे सम्स किए हैं जहाँ पे हमने, ठीक है, प्राइम्स के टर्म में हमें चेंज करना होता है। ये सम करके देखें एक बार। इफ A1 A2 to A and B real number in arithmetic progression such that A1 = 15 and A2 is an integer, ठीक है, A2 इंटीजर है तो A1 15 है, तो A2 इंटीजर है तो A2 का मतलब 15 + D। तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ इससे कि D एक इंटीजर होगा, और कुछ नहीं बोल सकता। गिवन दैट समेशन ऑफ AR स्क्वायर 1 से लेके 10 तक, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर डॉट डॉट A10 स्क्वायर का वैल्यू है 1185, एंड SN = समेशन ऑफ AR n तक। तो SN जो है वो A1 से लेके AN तक है। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच SN इज ग्रेटर देन इक्वल टू SN-1। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन से तुम्हारे पास D आ रहा है, क्योंकि A तो तुम्हें मालूम है। अब मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देख अगर वो यहीं पे डाला गया है, नहीं क्या, पुटअप किया गया है, तो जब अगर पुटअप करोगे तो एक चीज, अब देखो क्या ये होल स्क्वायर है, तो तुम जानते हो कि 15 स्क्वायर तुम्हें 10 टाइम्स मिलेगा, नहीं क्या, प्लस तुम जीपी में आएगा, नहीं क्या, प्लस 15 × 2 = 30 D हर समय रहेगा, और कॉमन में तुम्हारे पास आएगा 1 + 2 अप टू कहाँ तक। यही ये चीज तुम कितने स्पीड, मतलब इस स्टेप से ये स्टेप तुम कितने स्पीड में सोच सकते हो ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है, क्या ये एक पैटर्न है, एक आएगा। और सबका फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, ठीक है, तुम्हें इसका फॉर्मूला मालूम है, तुम्हें इसका फॉर्मूला मालूम है। हाँ, तुम पुट अप कर लो, तो डी का वैल्यू आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इसीलिए तो दिया हुआ था ना रे कि A2 इज एन इंटीजर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डी का ये वैल्यू लोगे तो ये इंटीजर नहीं है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? -1। तो डी का वैल्यू -1 आ गया तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्लास में हम लोग डाउट क्लियरिंग करते हैं वही वाली बात है। हाँ, जैसे TBS का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, करता हूँ जब, क्या हाँ ये करना है, वो तुम्हें एक बार ट्राई करके देखना होगा, तुम बस वीडियोस देखने से नहीं होगा। तो डी का वैल्यू अगर तुम्हें मिल गया तो इसका मतलब तुम्हें
सब कुछ मिल चुका है। एस एन, फाइंड द मैक्सिमम फॉर विच एस एन इज ग्रेटर देन कितना, एस एन माइनस वन। तो फिर डी का वैल्यू -1 है, तो इसलिए एस एन का वैल्यू निकाल लो। हाँ, तो एस एन, तो अब तुम्हें एस एन किससे बड़ा चाहिए, एस एन माइनस वन। तो देखो क्या हो रहा है कि तुम ये सोचो कि डी अगर नेगेटिव है तो एक टाइम क्या होगा, डी अगर -1 है तब तो एकदम सिंपल है ना कि पर 15 होगा, फिर क्या होगा 14। तुम इसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो एन का वैल्यू, मगर तुम डायरेक्टली ये सोचो ना 14 है फिर 13 है, एक टाइम के बाद तो जीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो ये -1 है, फिर ये -2 है, तो तू जरा सोच यहां से लेके यहां तक का जो सम होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। मगर ये S16 है क्योंकि यहाँ पे 16 टर्म्स हैं। पर जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जब S17 ले रहा हूँ, तो वो तो छोटा हो जा रहा है ना मेरे पास। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अब नेगेटिव टर्म में आ गए हो, तो वैसे भी सोच सकते हो, और नहीं तो तुम फिर पूरा कंप्लीटली सॉल्व करो एस एन के टाइम, एस एन माइनस वन से कभी कभी सॉल्व करना भी पड़ सकता है। आगे चलो, ये पढ़ के देखो। अब देखो ये क्या है ना कि एक तो ये डायरेक्टली लोके, जब मैंने ये सम दिया था तो मुझे लगा था कि मैं डायरेक्टली लोकेशन ऑफ फूड से करूंगा, मगर फिर अब बात क्या हो गया कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ऑफ क्या, 3 माइनस 4k माइनस 12, इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्या, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो तुम अगर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव अगर -3 से लेके 3 तक है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ हर समय ऐसा होना पड़ेगा ना, अपर पैराबोला का रूट्स के लिए। ठीक है, मगर क्या है ना कि तुम अगर या तो वो वाला भी लगा सकते हो, मेरा ये नहीं कहना कि इससे आंसर नहीं आएगा, -3 यहाँ तक होना चाहिए, एंड एफ ऑफ -4 इसका पूछा है ग्रेटर देन जीरो, तो श्योर है एफ ऑफ -4 यहाँ पे लाई कर रहा है, नहीं क्या। तो इसका कंडीशन क्या था तब तुम्हारे पास, तो एफ ऑफ -4 ग्रेटर देन जीरो से तो पॉसिबली पुट अप करके देखो, अगर कुछ कंडीशन मिल रहा है तो बात अलग है, ठीक है। एफ ऑफ -4 ग्रेटर देन जीरो, उससे भी कंडीशन मिल सकता है अगर तुम इसमें डालोगे ना, के एक्स स्क्वायर में, इस वाले में डाल के देखो। और दूसरा था कि -3 लाइज बिटवीन द रूट, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ -3 लेस देन जीरो, और क्या एफ ऑफ 3 लेस देन जीरो, ये होना पड़ेगा। मगर नहीं तो अगर वही, देखो ये तुम अगर कुछ देर तक सोचोगे तो देखोगे कि ये आसान नहीं है, मैं जान रहा हूँ, मगर कॉमन लेने से तुम डायरेक्टली फैक्टराइज कर पा रहे हो, कभी कभी ये चीज भी याद रखो। मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा एटलीस्ट देखो, क्या मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, के एक्स उसका 3x है, 4 है, 12 है, और 4 3 12 होता है। मेरे लिए बोलना आसान है, मुझे मालूम है ये बात, के एक्स -4, के कॉमन, ठीक है इसमें नहीं, इसमें और इसमें के कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स -4 प्लस 3x -12, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से एक्स, तो के एक्स वो तो ठीक है, यहाँ पे आ ही रहा है ना, ये रहा ना फैक्टराइजेशन, यही देख लो ना। तो अब इसका मतलब तब तो इसके दो रूट्स मुझे पता ही चल गया, एक रूट्स 4 है और एक रूट्स क्या है, -3/k। इस फंक्शन का दो रूट यही है ना, तो इसका ये, और फंक्शन का रूट कौन सा होगा, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये फंक्शन का रूट है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये -3/k होना पड़ेगा। तो इसका मतलब -3 जो के है वो किसके बीच में लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में -4 दिया हुआ है कि पॉजिटिव है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है -4 पॉजिटिव है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये -4 से लेके कहाँ तक लाई करना होगा, -3 तक, तो यहाँ से तुम के का वैल्यू निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब एक बार ये निकाल पा रहे हो कि फंक्शन अगर नेगेटिव है और फंक्शन का अगर रूट्स एग्जिस्ट कर ही रहा है, एक रूट तो वो तो क्रॉस करेगा ही एक्स एक्सिस को, नहीं क्या, क्योंकि दो डिस्टेंस, एक रूट तो तुम्हें 4 मिल ही रहा है और दूसरा रूट तुमने ऑलरेडी -4 से -3 के बीच ले लिया है। ठीक है, और लास्ट सम जो है वो मेरे ख्याल में तुम लोगों के लिए है, वो कर सकते हो। और ठीक है, वो लास्ट समय यहाँ पे एक एजीपी वाला वो कर लेना, ये अलग समय है, ये करवाऊंगा मैं, हाँ। लेट पी ऑफ एक्स, तो अब यहाँ पे क्या है ना यार, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास में एक चीज देखा था, बहुत दिन हो गया है, ठीक है, हो सकता है याद नहीं हो, कि हमें ऑक्सिलरी फंक्शन देखना पड़ता है। मतलब ऑक्सिलरी एक इक्वेशन बनाओ, तुम क्या इसमें एक पैटर्न देख पा रहे हो, P of 5 25,
तो ये 5 स्क्वायर है। पी ऑफ 14 16, मतलब ये 4 स्क्वायर है। पी ऑफ 16 36, तो ये 6 स्क्वायर है। अब तुम्हारा एम होगा इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है। 14 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 10। 16 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 10। सर 5 और 5 में नहीं है, देखिए सर आप फेल हो गए। हाँ वही तो पकड़ना है, तो -5 स्क्वायर दो। अब बोलो। हाँ सर ये तो है, तो वही पकड़ो। तो कितने का डिफरेंस है? तो मेरा जो ऑक्सिलरी फंक्शन ए ऑफ एक्स लूंगा वो इसका रूट है, तो इसलिए मैं एक काम कर रहा हूं, ये पी ऑफ एक्स माइनस x-10 का होल स्क्वायर ले लेता हूं। समझ में आ रहा है ना ये कहां से आ रहा है? ये चीज ध्यान से देखो रे। पी ऑफ 5 -5 स्क्वायर, पी ऑफ 14 14, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 - 4 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकता हूँ? 10 - 16 का होल स्क्वायर। और तब तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तुम ए एफ 5 डालोगे तो अल्टीमेटली ए एफ 5 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? पी एफ 5, और ये 25, तो पी एफ 5 इक्वल टू 25 है। मतलब ए एफ 5 भी 0 है। ए एफ सेकंड वाला क्या 14? ए एफ क्या लोगे? 14 लोगे या ए एफ 14 0 है और ए एफ 16 0 है। तो पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका इंटीजर कोफिशिएंट है। मुझे कुछ तो रूट्स मिल गया ना, ऐसा तो है ना कि मुझे कुछ भी रूट्स नहीं। मुझे मुझे कितने रूट्स मिल गए ए ऑफ एक्स का? तो इसका मतलब ए ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसके 3 रूट्स मुझे मालूम है, 5 14 और क्या 16। रिमेनिंग डिग्री मुझे नहीं मालूम है, तो वो एक अलग एक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसको मैं क्यू ऑफ एक्स नाम दे रहा हूं। तो फैक्टर थ्योरम से तब मेरा ए ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? क्यू ऑफ एक्स तो रहेगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा? x-5, फिर x-14, फिर x-16। फैक्टर थ्योरम यही था ना कि एक डिग्री मुझे नहीं मालूम है, वो जो रिमेनिंग रूट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरा क्या कहना है? सपोज ए ऑफ एक्स मेरा एक 6 डिग्री पॉलिनोमियल है। मुझे इसके रूट्स 3 रूट्स मालूम है, अल्फा बीटा गामा। तो रिमेनिंग 6 डिग्री है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन बाकी है, तो वो एक और एक क्यूबिक इक्वेशन होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए ए ऑफ एक्स को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो अल्फा का जो फैक्टर होगा वो एक्स माइनस अल्फा होगा, बीटा के लिए एक्स माइनस बीटा, गामा के लिए एक्स माइनस गामा, और इसके लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब क्या पूछ रहा है? फाइंड नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट वैल्यूज ऑफ पी ऑफ 10 कितना हो सकता है? तो ए ऑफ एक्स मेरे पास था क्या? ये एक तरीका है रे, देखो मैं ये सम्स और दूंगा। आज अगर मैंने कराया तो हो सकता है कि कल के जीएमपी में और एक सम में ऐसा डाल दूं। तो मेरा ये मानना है कि तुम वो सम फिर करोगे एक बार, x-14 और क्या बोलो x-16। एंड देन दिस इंप्लाइज, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया? तब हो गया x-10 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ क्या x-5, फिर क्या x-14 और फिर क्या x-16। तो पी ऑफ 10 का वैल्यू पूछा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्यू ऑफ 10 इंटू 10-5, 10-14 और 10-16। पी ऑफ किसका वैल्यू पूछा है? 10 का। तो पी ऑफ 10 का वैल्यू क्या हो गया तब? तो ये हो जाएगा मेरे लिए क्यू ऑफ 10, 10-5 इज 5, 10-14, और ये तो नेगेटिव नेगेटिव है, एक 4 होगा एक 6 होगा, तो 5 हो जाए 20, 120। तो इसका मतलब है अब ये कितने अलग अलग वैल्यूज तब ले सकता है, क्योंकि तब इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू ऑफ 10 इंटू क्या 120 जो है वो किससे बढ़ाना पड़ेगा? वो 100 से शुरू होके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 999 तक जा सकता है, या 1000 लो इक्वल टू अगर लोगे तो क्यू ऑफ 10 जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है तब? क्यू ऑफ 10 जब करोगे तो ये 10/12 हो जाएगा, और ये 99/12 हो जाएगा। तो 99/12 इज 8.3 के आसपास होगा, 10/12 इज 0.9 के 8 के आसपास होगा। तो क्यू ऑफ 10, मगर क्यू ऑफ 10 तो इंटीजर होगा। सर क्यों? आपको कैसे पता है क्यू ऑफ 10 इंटीजर है? क्वेश्चन क्या रहा है? पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या पूछ रहा है? पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल ऑफ क्या कोफिशिएंट? इंटीजर कोफिशिएंट।
तो पी ऑफ एक्स अगर इंटीजर कोफिशिएंट है तो यहाँ पे अगर सब इंटीजर्स है इसके कोफिशिएंट, तो क्यू ऑफ एक्स भी तो इंटीजर ही होना पड़ेगा ना अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर कोफिशिएंट है, यहाँ पे इंटीजर कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्यू ऑफ 10 जो है वो कहाँ से कहाँ तक तब लाई करेगा, 10 बाय तो वैल्यूज नहीं पूछ रहा है, मगर क्यू ऑफ 10 तब क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। क्यू ऑफ 10 कैन टेक द वैल्यू 0.8 से शुरू हो रहा है, तो 1 2 से लेके कहाँ तक 8, तो 8 अलग अलग, अगर क्यू ऑफ 10 के 8 अलग अलग वैल्यू होंगे तो पी ऑफ 10 के भी कितने, क्योंकि पी ऑफ अल्टीमेटली क्या करोगे, पी ऑफ 10 के लिए क्या करोगे, क्यू ऑफ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 4 6 से, तो हो गया। तो ठीक है, तो ये वाला सम्स ठीक है, तो ये सब हाई लेवल के सम्स हो रहे हैं। हाँ, तो ये सब करने के लिए वही वाली बात है कि ठीक है, तो तुम्हें करना होगा, यस मैं मानता हूं कि तुम्हें वीडियोस देखना होगा, वीडियोस में समझना होगा, और फिर नेक्स्ट लेवल में जो चीज दूंगा फिर दोबारा वहां पूछ सोच करना होगा, और नहीं होता है तो आके मुझसे पूछना होगा। ठीक है, चलो।